सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज द न्यू टॉपिक. द टॉपिक नेम इज़ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015. तो यूजुअली अब सेबी के जो रेगुलेशंस है ये रेगुलेशंस लॉ में कवर है, बट ओल्ड सिलेबस वालों के लिए ये टॉपिक लॉ में कम और ऑडिट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले पोर्शन में ज़्यादा कवर है. और देखा जाए तो जो अभी पास के MCQs है, पास के MCQs में ये जो है LODR के रेगुलेशन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. सो इट्स बेटर टू कीप रिवाइज दिस टॉपिक. एंड जो है इस रेगुलेशन में अगर हम देखा जाए तो 14.11 बेसिक्स ऑफ सेबी है. अगर इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देखें तो 14.11 में बेसिक्स ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन है. तो एक जनरली एक LODR रेगुलेशन का बेसिक है वो उसमें कवर है. साथ ही साथ LODR रेगुलेशन के बाद इससे जो बेसिक्स है, बेसिक्स ओवर होने के बाद देन इसके बाद कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ कि लिस्टेड एंटिटीज़ में क्या पर्टिकुलर कॉमन ऑब्लिगेशन है वो कॉमन ऑब्लिगेशंस भी कवर है. साथ ही साथ कंप्लायंसेस टू बी इंश्योर्ड अंडर सेबी LODR रेगुलेशन, ये पर्टिकुलर टॉपिक भी इसमें कवर्ड है. तो देखा जाए तो इस 3 तरीके के टॉपिक इसमें कवर है जहाँ पे वेरियस रेगुलेशंस है. अब इस रेगुलेशन से डायरेक्ट तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वैसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं बट उसके होने के चांसेस के ऑकर होने के चांसेस कम है. एंड ये किसी भी क्वेश्चंस के बीच में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है. एज एन MCQ ये क्वेश्चन आ सकता है या कोई किसी एक बड़े क्वेश्चन में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले क्वेश्चन में इसका एक पॉइंट आ सकता है जहाँ पे हमको ये पॉइंट पुट करना पड़ेगा. फिर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पोर्शन है जहाँ पे आपको ऑडिट कमेटी एंड NRC कमेटी के बारे में दे के रखा है. मतलब एज ए लिस्टेड कंपनी मुझे ये LODR रेगुलेशंस को तो फॉलो करना ही करना है, साथ ही साथ मुझे कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करना है. तो इस तरीके से ये 4-5 जो है जो पोर्शंस में ये पर्टिकुलर टॉपिक बटा हुआ है. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा बेसिक टॉपिक. तो देखा जाए तो स्टार्टिंग में 1 सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले आता है ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, राइट. तो ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ सेबी रेगुलेशन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ सेबी में सबसे पहले सेबी LODR रेगुलेशन जो डिवाइडेड है वो 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और इन 12 चैप्टर्स के अंदर 103 रेगुलेशंस है. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेबी का है. देन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ LODR रेगुलेशन, ये पर्टिकुलर LODR रेगुलेशन से LODR रेगुलेशन क्यों आया. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ LODR रेगुलेशन क्या है. इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 30 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 30 ऑफ द सेबी एक्ट 1992. तो बोर्ड ने क्या किया है, LODR रेगुलेशन बनाने के लिए एक पावर चाहिए थी. वो पावर उन्हें सेक्शन 30 से मिली है. सेक्शन 30 ऑफ सेबी एक्ट 1992 से उन्होंने पावर मिली है. एंड इस पावर के अकॉर्डिंग बोर्ड जो है सेबी LODR रेगुलेशन बनाया है विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. हर एक रेगुलेशन के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू अलाइन द क्लॉजेस ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट विद द कंपनीज एक्ट. सबसे पहले जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है ना उसको कंपनीज एक्ट से अलाइन करना. तो अलाइन द क्लॉजेस ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट विद द Companies Act and to consolidate the conditions under different securities listing agreement into one single regulation. और कंसोलिडेट करना जो कंडीशंस अंडर डिफरेंट सिक्योरिटीज लिस्टिंग एग्रीमेंट, हर एक सिक्योरिटी आप लिस्ट कराने जाते हो, हर एक सिक्योरिटी का एक लिस्टिंग एग्रीमेंट क्रिएट होता है, सेपरेट कंडीशन होती है. इतनी वेरियस कंडीशन से बेटर है कि एक प्रोफॉर्मा बना दिया है कि एक सिंगल लिस्टिंग रेगुलेशन है, एक सिंगल रेगुलेशन है जहाँ पे जो है वो सिंगल रेगुलेशन आपको कंप्लाई करना पड़ेगा. तो टू कंसोलिडेट द कंडीशंस अंडर डिफरेंट सिक्योरिटीज लिस्टिंग एग्रीमेंट, तो अंडर डिफरेंट सिक्योरिटीज लिस्टिंग एग्रीमेंट की जो कंडीशंस थी वो सारी कंडीशंस को कंसोलिडेट करके एक सिंगल रेगुलेशन में लेकर आ गए हैं. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेपरेट कंडीशन फॉलो करने के आपको सिंगल ईयर पर्टिकुलर रेगुलेशन फॉलो करने का है. अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशंस, तो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द लिस्टेड एंटिटी. अब अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड ये एप्लीकेशन, तो ये जो रेगुलेशन है ये एप्लीकेबल होता है टू लिस्टेड एंटिटी एंड हु हैज़ लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो लिस्टेड एंटिटी जिसने लिस्ट करा है एनी ऑफ द डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. अब एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज हम पढ़ने वाले हैं. तो ए में है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड. सो unless otherwise provided this regulation shall apply to the listed entity जिसने लिस्ट करा के रखी है any of the following designated securities on the recognized stock exchange. सबसे पहले स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड और SME एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. तो जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है जो उसने लिस्टेड करा के रखी है मेन बोर्ड पे,
SME एक्सचेंज में या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। सेकेंड, नॉन कन्वर्टिबल डेप्ट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो ये ही लिस्टेड एंटिटी जिसने लिस्ट करा के रखी एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। तो पहली डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी तो हमारी हो गई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड और SME एक्सचेंज। तो कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो लिस्ट करा के रखी उसने मेन बोर्ड में, SME एक्सचेंज में या इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, या नॉन कन्वर्टिबल डेप्ट सिक्योरिटीज़ या नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन कन्वर्टिबल डेप्ट, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल है, परपेचुअल डेप्ट और परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर जो नॉन क्यूमुलेटिव है। तीसरा, IDR उसने अगर लिस्ट करा के रखा है, ठीक है, क्योंकि यही बोला है ना लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो इधर अपन एनी ऑफ द फॉलोइंग पढ़ रहे हैं। IDR लिस्ट करा के रखा है, सिक्योरिटाइज डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स है, यूनिट्स इश्यूड बाय म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स है, एनी अदर सिक्योरिटीज एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो इस तरीके से अगर उसने कोई सी भी सिक्योरिटीज लिस्ट करा के रखी है तो वो उस पर ये एप्लीकेबल होता है रेगुलेशंस। अब की फीचर ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की बात करते हैं। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देखो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो बाकायदा उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होने चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होने चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। तो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए, साथ ही साथ एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर तो होना चाहिए, प्लस नॉट लेस देन 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइजिंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अभी अपन ने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन की बात करी, पर बोला है कि 50% या उससे ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। ये जो अपन ने बात कर ली कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। अब ये तो हमने कॉम्बिनेशन देख लिया कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 50% होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 50%, और जो है एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक। Whether chairperson of the board is a non-executive director, अगर चेयरपर्सन ऑफ अ बोर्ड इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर चेयरपर्सन ही अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो ऐसे केस में 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो ठीक है 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, पर इन केस कंपनी डज नॉट हैव रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, अगर कंपनी के पास रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है, मतलब कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव होगा, तो उस केस में एटलीस्ट हाफ, तो जो एटलीस्ट 1/3 है ना वो एटलीस्ट हाफ हो जाएगा, मतलब कि हाफ ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो चेयरमैन पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो उस केस में एटलीस्ट हाफ। प्रोवाइडेड डेट वेयर द रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इज अ प्रमोटर। अब वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जितना आप बोल रहे हो, अगर वो प्रमोटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी है और रिलेटेड टू प्रमोटर, तो नॉन एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन है अगर वो प्रमोटर, ठीक है, अगर वो प्रमोटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और या तो रिलेटेड टू प्रमोटर ऑफ और एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन, वो नॉन एग्जीक्यूटिव तो है बट ये अगर ये चीज़ ये इनमें से एसोसिएटेड है, प्रमोटर है या रिलेटेड टू प्रमोटर है या पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन एट द लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एट वन लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ऐसे केस में उसके नॉन एग्जीक्यूटिव होने का इतना फर्क नहीं पड़ता, फिर तो एटलीस्ट हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। सो मतलब फिर इतना कोई मैटर नहीं करता क्योंकि हाफ तो एटलीस्ट फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू एनी प्रमोटर। अभी हमने क्या बात करी, अभी हमने यही बात करी थी कि अगर वो प्रमोटर निकला या रिलेटेड टू एनी प्रमोटर, लेट मी करेक्ट दिस, वो प्रमोटर है या रिलेटेड टू एनी प्रमोटर है या पर्सन ऑक्यूपाई कर रहा है मैनेजरियल पोजीशन, तो प्रमोटर है, रिलेटेड टू प्रमोटर है या पर्सन ऑक्यूपाई मैनेजरियल पोजीशन। अब रिलेटेड टू प्रमोटर का मतलब क्या हुआ, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू एनी प्रमोटर शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग इफ द प्रमोटर, अगर लिस्टेड एंटिटी है, अगर प्रमोटर लिस्टेड एंटिटी है, प्रमोटर इज अ लिस्टेड एंटिटी, इट्स डायरेक्टर अदर देन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर प्रमोटर इज अ लिस्टेड एंटिटी तो उसके डायरेक्टर
ठीक है. इफ प्रमोटर इज अ लिस्टेड एंटिटी, इट्स डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एम्प्लॉय, नॉमिनी शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड. अगर प्रमोटर इज अनलिस्टेड एंटिटी, इट्स डायरेक्टर, एम्प्लॉय और नॉमिनीज शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड. तो सामने वाला पर्सन या तो प्रमोटर है ऑफ द लिस्टेड एंटिटी या रिलेटेड टू प्रमोटर है. मतलब रिलेटेड टू प्रमोटर मतलब कि डायरेक्टर, एम्प्लॉय या नॉमिनी है. ठीक है. तो पर्सन या तो प्रमोटर का रिलेटेड है, वो डायरेक्टर, एम्प्लॉय या नॉमिनी हो जाता है. या अगर डायरेक्टर, एम्प्लॉय, नॉमिनी हो जाता है, अनलिस्टेड एंटिटी में भी ये कवर है. तो ऐसे केस में भी जो है एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शेल कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है. तो ये अपन ने बात करी, ये है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की. ठीक है. तो ये जो आपने बात करी वो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की करी. आती है बात बोर्ड मीटिंग 17, रेगुलेशन 17, सब रेगुलेशन 2. ओके. तो बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट 4 टाइम. भाई 4 साल में तो एक बार मिल लो, एटलीस्ट 4 टाइम इन अ ईयर. और मैक्सिमम टाइम गैप तो वही 120 दिन का होना चाहिए. राइट. 120 दिन का गैप होना चाहिए बिटवीन 2 मीटिंग. अब रिव्यू ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट, द बोर्ड शैल पीरियडिकली रिव्यू कंप्लायंस रिपोर्ट. तो बोर्ड को पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए कंप्लायंस रिपोर्ट पर्टेनिंग टू ऑल लॉज एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटी. तो बोर्ड को पीरियडिकली, ठीक है, तो बोर्ड को पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए कंप्लायंस रिपोर्ट पर्टेनिंग टू ऑल लॉज एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटी. तो बोर्ड को पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए कंप्लायंस रिपोर्ट पर्टेनिंग टू जो ऑल लॉज जो एप्लीकेबल है लिस्टेड एंटिटी को, प्रिपेयर्ड बाय द लिस्टेड एंटिटी. अब ये जो कंप्लायंस रिपोर्ट है, ये कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर्ड बाय लिस्टेड एंटिटी है, एज वेल एज स्टेप्स टेकन बाय द लिस्टेड एंटिटी टू रेक्टिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस. तो जो कंप्लायंस रिपोर्ट है जो प्रिपेयर करता है लिस्टेड एंटिटी, और जो भी इन केस नॉन कंप्लायंसेस मिलते हैं, तो एज वेल एज स्टेप्स टेकन बाय द लिस्टेड एंटिटी टू रेक्टिफाई द इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस. तो बोर्ड को ये पर्टिकुलर चीज़ें रिव्यू करनी है. तो बोर्ड को पीरियडिकली रिव्यू करना है कि कंप्लायंस रिपोर्ट है, तो जो भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं उस पर कंप्लायंस रिपोर्ट क्या कहना चाह रही है. चलो, कंप्लायंस में अगर नॉन कंप्लायंसेस हो रहे हैं तो क्या स्टेप्स लिए हैं आपने टू रेक्टिफाई द इंस्टेंसेस. बोर्ड को ये सब चीज़ें रिव्यू करनी चाहिए. अब ये होगी कंप्लायंस रिपोर्ट की बात. रिस्ट्रिक्शन ऑफ कमिटी मेंबरशिप, तब बात आती है रिस्ट्रिक्शन ऑफ कमिटी मेंबरशिप की. तो डायरेक्टर शैल नॉट बी मेंबर. रिस्ट्रिक्शन ऑन कमिटी मेंबरशिप, रोकना. ठीक है. कमिटी, अब ये रिस्ट्रिक्शन ऑन कमिटी मेंबरशिप में, अ डायरेक्टर शैल नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कमिटी. तुम जो डायरेक्टर हो ना, वो तुम 10 कमिटी से ज़्यादा के मेंबर मत बन जाना. इस शैल नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कमिटी. 10 कमिटी से ज़्यादा के मेंबर नहीं बन सकते. और एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ मोर देन 5 कमिटी. 10 कमिटी से ज़्यादा के चेयरपर्सन नहीं बन सकते, 5 कमिटी से ज़्यादा के चेयरपर्सन नहीं बन सकते. तो 10 कमिटी के ज़्यादा के मेंबर नहीं बन सकते, और चेयरपर्सन नहीं बन सकता मोर देन 5 कमिटी अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटी इन विच ही इज़ अ डायरेक्टर. ठीक है. तो अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटी इन विच ही इज़ अ डायरेक्टर, तो जो लिस्टेड एंटिटी में तुम डायरेक्टर हो, ठीक है, उनकी कमिटी, तो उनकी जो 5 कमिटी, तो जिन जिन भी लिस्टेड एंटिटी में तुम डायरेक्टर हो, उनकी कमिटीज़ में तुम चेयरपर्सन बन सकते हो, पर 5 से ज़्यादा में मत बन जाना. तुम मेंबर बन सकते हो, पर 10 से ज़्यादा में मत बन जाना. ठीक है. तो अ डायरेक्टर शैल नॉट बी मेंबर इन मोर देन 10 कमिटी, एक्ट एज ए चेयरपर्सन ऑफ मोर देन 5 कमिटी across all the listed entities in which he is a director, which shall be determined as follows. All public limited company जो listed है या unlisted है shall be included, and all other companies including private company, foreign company, section 8 वो excluded है. तो public company और लिस्टेड या नहीं है जो इंक्लूडेड रहेगी, पर प्राइवेट कंपनी, फॉरेन और सेक्शन एक्सक्लूड रहेगी. फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट, चेयरपर्सन एंड मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी शैल बी कंसीडर्ड. अब जब तुम लिमिट ही डिटरमाइन कर रहे हो, और जब बात ही करी है कि 10 कमिटी से ज़्यादा में मेंबर नहीं बन सकते, 5 कमिटी से ज़्यादा में डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो कमिटी मतलब क्या? कमिटी मतलब नॉर्मल कमिटी नहीं. कमिटी में 2 ही कवर है, ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर कमिटी. तो फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट, चेयरपर्सनशिप एंड मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी अलोन शेल बी कंसिडर. तो क्या कंसिडर नहीं होगा? रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, ये कमिटी जो है ये कमिटी जो है ये काउंट में नहीं आएगी. ठीक है. अब डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट एंड इंफॉर्मेशन. ठीक.
अब डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट एंड इन्फॉर्मेशन की अब बात करें तो बेसिस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट एंड इन्फॉर्मेशन, अब आपको इवेंट और इन्फॉर्मेशन को तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो बेसिस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज, तो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, अ स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन का जो रिलेटेड पार्टी, ऑल ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज इंक्लूडिंग देयर बेसिस, तो सारे ट्रांजेक्शन बेसिस शैल बी प्लेस्ड बिफोर द ऑडिट कमिटी, तो ऑल ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज देयर बेसिस शैल बी प्लेस्ड बिफोर द ऑडिट कमिटी, ठीक है, ये हो गया हमारा। मटेरियल ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस शैल बी प्लेस्ड बिफोर ऑडिट कमिटी, सारे ट्रांजेक्शन तो अभी अपन ने बता दिए, एक तो अपन ने बात करी ऑल ट्रांजेक्शन, फिर हम बात कर रहे हैं मटेरियल ट्रांजेक्शन, तो ऑल ट्रांजेक्शन हमको बता दें रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इंक्लूडिंग द बेसिस शैल बी प्लेस बिफोर द ऑडिट कमिटी, और जो मटेरियल ट्रांजेक्शन है विच आर नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस शैल बी प्लेस बिफोर द ऑडिट कमिटी, तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है वो भी ऑडिट कमिटी के सामने प्लेस हो जाते हैं। इफ़ एनी ट्रांजेक्शन, जो ऑर्डिनरी कोर्स, जो नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, या अपन बोल सकते हैं नॉट ऑन आर्म लेंथ बेसिस, ठीक है, तो नॉट ऑन आर्म लेंथ बेसिस मैनेजमेंट शैल प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू द ऑडिट कमिटी जस्टिफाइंग द सेम। अगर कोई सा ट्रांजेक्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है वो तो हम बताते ही बताते हैं, ठीक है, पर जो ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है पर आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है, एक तो हमने ट्रांजेक्शन सारे बता दिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो भी बता दिया, नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो भी बता दिया, पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है और आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं होते हैं, तो उसमें फिर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी पड़ जाती है कि भैया क्यों हमने आर्म लेंथ बेसिस पे प्रोवाइड नहीं करा, प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन कि आर्म लेंथ बेसिस पे क्यों नहीं दिया। तो ये हो गया हमारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में। फिर आती है बात डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो इन केस नॉन कंप्लायंस ऑफ एएस, तो अगर नॉन कंप्लायंस है एएस का, द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इन केस नॉन कंप्लायंस है एएस का तो फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन, अगर नॉन कंप्लायंस है एएस का तो आपको ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा टुगेदर विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन व्हाई द अल्टरनेट ट्रीटमेंट इज गिविंग बेटर व्यू। तो अगर आपने एएस का कंप्लायंस नहीं किया, आपने कुछ दूसरी चीज़ कंप्लाई करा जो भी है, तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है कि वाई जो अल्टरनेट ट्रीटमेंट है वो बेटर ऑप्शन जो है दे रहा है। फिर डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, ओके, सो डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, सो अब कंपनी शैल ले डाउन द प्रोसीजर, the company shall lay down the procedure to inform board member about the risk assessment and minimization procedure। तो कंपनी का एक प्रोसीजर ले डाउन करनी चाहिए टू इन्फॉर्म बोर्ड मेंबर अबाउट द रिस्क, की बोर्ड मेंबर को बताए अबाउट द रिस्क असेसमेंट एंड मिनिमाइजेशन प्रोसीजर। दिस प्रोसीजर शैल बी पीरियडिकली रिव्यूड टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कंट्रोल रिस्क थ्रू मीन्स ऑफ प्रॉपरली डिफाइंड फ्रेमवर्क। तो कंपनी को ले डाउन करना चाहिए, तो कंपनी शैल ले डाउन टू इन्फॉर्म बोर्ड मेंबर, तो कंपनी को एक ले डाउन करना चाहिए प्रोसीजर टू इन्फॉर्म बोर्ड मेंबर अबाउट द रिस्क असेसमेंट एंड मिनिमाइजेशन प्रोसीजर। तो ये जो प्रोसीजर है रिस्क असेसमेंट एंड मिनिमाइजेशन प्रोसीजर, इसको ले डाउन करने के लिए, ठीक है, तो इन्फॉर्म करना है बोर्ड मेंबर को अबाउट द रिस्क असेसमेंट एंड मिनिमाइजेशन प्रोसीजर। तो इसके रिस्पेक्ट में कंपनी को ले डाउन करना चाहिए प्रोसीजर। दिस प्रोसीजर शैल बी पीरियडिकली रिव्यूड टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कंट्रोल रिस्क थ्रू मीन्स ऑफ प्रॉपर्ली डिफाइंड फ्रेमवर्क। ये जो रिस्क असेसमेंट एंड मिनिमाइजेशन प्रोसीजर है, दिस प्रोसीजर शैल बी पीरियडिकली रिव्यूड टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल करता है रिस्क थ्रू मीन्स ऑफ प्रॉपर्ली डिफाइंड फ्रेमवर्क। अब तो जो रिस्क असेसमेंट है वो मिनिमाइजेशन प्रोसीजर है, ये भी एकदम प्रॉपर्ली होना चाहिए, ठीक है, और पीरियडिकली रिव्यू होना चाहिए कि प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इंश्योर करना चाहिए टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कंट्रोल रिस्क। ये जो रिस्क असेसमेंट और मिनिमाइजेशन जो भी कर रहे हैं ये कंट्रोल रिस्क थ्रू मीन्स ऑफ प्रॉपर्ली डिफाइंड फ्रेमवर्क, ठीक है। या रीजनेबली ज़्यादा टाइम लग गया, अब बट जो आगे के जो रेगुलेशन है उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, बट कुछ स्टार्टिंग में थोड़ा एक फ्लो, एक मोमेंटम बनाने के लिए लग जाता है टाइम। ओके, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो ये ABCD हम पढ़ क्या रहे, ये है ABCD हम पढ़ रहे हैं, ये है डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पढ़ लिया, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ लिया, रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब
proceeds from initial public offering. तो when money is raised through IPO it shall disclose to audit committee. जब मनी रेज करते हैं IPO से तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है ऑडिट कमेटी को. द यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड. आपने मनी रेज किया IPO से, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑडिट कमेटी को यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड बाय मेजर कैटेगरी. तो यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड की जो हमने पैसा रेज करा है बाय मेजर कैटेगरी, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया, मार्केटिंग में कितना खर्चे किया, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना खर्चा किया, और ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एज अ पार्ट ऑफ क्वार्टरली डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट. और एज अ पार्ट ऑफ क्वार्टरली डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट. आप फाइनेंशियल रिजल्ट को क्वार्टरली डिक्लेयर करते हो ना, उसके साथ पार्ट में, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे ये भी बता देना. फर्दर ऑन एनुअल बेसिस कंपनी शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज. अब एनुअल बेसिस पे भी, अभी तो अपन ने क्वार्टरली बेसिस तो करा, साथ में एनुअल बेसिस पे भी जो है कंपनी शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन दोज स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट. तो एनुअल बेसिस पे कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज फॉर पर्पस अदर देन दोज स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट. तो अगर आपने यूटिलाइज किया है फॉर द पर्पस अदर देन दोज स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, आपको बताना पड़ेगा. दिस स्टेटमेंट शैल बी सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी. ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसको बाकायदा सर्टिफाई करवाना पड़ता है. ये स्टेटमेंट को सर्टिफाई करवाना पड़ता है बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, वेयर कंपनी हैज़ अपॉइंटेड मॉनिटरी एजेंसी टू मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ पब्लिक. अगर कंपनी ने अपॉइंट करके रखा है मॉनिटरिंग एजेंसी को, मॉनिटरिंग एजेंसी को टू मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ पब्लिक और राइट इशू, द रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी विल बी प्लेस्ड बिफोर द ऑडिट कमेटी. तो अगर कंपनी ने अपॉइंट करके रखा है मॉनिटरिंग एजेंसी को टू मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ पब्लिक और राइट इशू, तो ऐसे केस में द रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी विल बी प्लेस्ड बिफोर द ऑडिट कमेटी. ये जो मॉनिटरिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है ये भी प्लेस होगी. तो हमने क्या पढ़ा, क्वार्टरली बेसिस पे स्टेटमेंट तो फर्निश करना ही करना है एज अ पार्ट ऑफ क्वार्टरली डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट. एनुअल बेसिस में भी हमको स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज फॉर पर्पस अदर देन दो स्टेटेड, एक ये बताना है बाकायदा ये जो स्टेटमेंट है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए. और अगर कंपनी हैज़ अपॉइंटेड मॉनिटरिंग एजेंसी, अगर कंपनी ने अपॉइंट करके रखा है मॉनिटरिंग एजेंसी को, तो रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी विल बी प्लेस्ड, और मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट जो है वो प्लेस्ड होनी चाहिए. तो मॉनिटरिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट है, तो व्हेन कंपनी हैज़ अपॉइंटेड मॉनिटरिंग एजेंसी द मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ, तो टू मॉनिटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ पब्लिक और राइट इशू, द रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो भी प्लेस होनी चाहिए बिफोर द ऑडिट कमेटी. द ऑडिट कमेटी शैल मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन टू द बोर्ड टू टेक स्टेप्स इन दिस मैटर. तो ऑडिट ये प्लेस होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी शैल टेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन टू द बोर्ड, और अकॉर्डिंगली ऑडिट कमेटी जो है रिकमेंडेशन देगा बोर्ड को. ठीक है, अब ये सब ऑडिट कमेटी को जानना चाहिए. अब रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, ऑल पिक्यूनियरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन, सारे पिक्यूनियरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाइस विथ द कंपनी शैल बी डिस्क्लोज इन दी एनुअल रिपोर्ट. अब ये एनुअल रिपोर्ट की बात करें कि जो भी पिक्यूनियरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन है वो आपको पिक्यूनियरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो ऑल 1 सेकेंड, तो ऑल पिक्यूनियरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाइस विथ द कंपनी, तो ऑल पिक्यूनियरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाइस विथ द कंपनी शैल बी डिस्क्लोज इन एनुअल रिपोर्ट में आप डिस्क्लोज करो सारे पिक्यूनियरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन. डिस्क्लोजर अबाउट रेम्यूनरेशन गिविंग प्रिस्क्राइब्ड डिटेल शुड बी मेड इन सेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन तो बता दिए, एंड डिस्क्लोजर ऑफ रेम्यूनरेशन गिविंग प्रिस्क्राइब्ड डिटेल शुड बी मेड इन सेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सेक्शन में बताना डिस्क्लोजर अबाउट रेम्यूनरेशन जो गिविंग प्रिस्क्राइब डिटेल्स, तो प्रिस्क्राइब डिटेल्स के साथ वो रेम्यूनरेशन जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बताना. बाकी जो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन है ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डिस्क्लोज करना है एनुअल रिपोर्ट में. अब मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ बोर्ड. अब मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ बोर्ड शेल फॉर्म अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर. जो एनुअल रिपोर्ट है ना उसका पार्ट होती है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट. द रिपोर्ट शुड इंक्लूड फॉलोइंग मैटर विद इन द लिमिट सेट बाय द कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन. तो इस रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं फॉलोइंग मैटर विद इन द लिमिट सेट बाय द कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन. ठीक है, तो इस रिपोर्ट में इंक्लूड करता है फॉलोइंग मैटर्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कंपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन. तो क्या क्या जो है इसमें इंक्लूड होता है, क्या क्या मैटर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट,
तो सबसे पहले इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन, आउटलुक, risk and concern, internal control system, discussion on financial performance with respect to operational performance, material development in human resources and industrial relation. तो कितना ABCDEFGH, तो कम से कम ये 8 पॉइंट होते हैं. इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ये तो हमने बता दिया. अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट भी ठीक है, इंडस्ट्री का सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन भी है, आउटलुक भी ठीक है, रिस्क एंड कंसर्न, और रिस्क एंड कंसर्न के बारे में ये भी बताया. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है इसके बारे में भी डिस्कशन ऑन फिनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन परफॉर्मेंस, इसका डिस्कशन, और मटेरियल डेवलपमेंट जो ह्यूमन रिसोर्सेज में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी ठीक है एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ती है, एनुअल रिपोर्ट में का पार्ट होती है. अब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या है, The company are expected to make public disclosure regarding steps taken from environment, social and governance perspective. Company should submit board report as a part of annual report. तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की बात करें, कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू मेक पब्लिक डिस्क्लोजर, उनको पब्लिक डिस्क्लोजर करना है रिगार्डिंग स्टेप टेकन फ्रॉम ESG पर्सपेक्टिव. तो रिगार्डिंग द स्टेप जो टेकन फ्रॉम ESG पर्सपेक्टिव, कंपनी शुड सबमिट बोर्ड रिपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट. सॉरी हाँ ठीक है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, आई थिंक BR रिपोर्ट, ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहा है. तो कंपनी आर एक्सपेक्टेड कि उसको पब्लिक डिस्क्लोजर करना है रिगार्डिंग स्टेप, ठीक है, कि जो उन्होंने इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से क्या स्टेप लिए. तो ऐसे केस में कंपनी को सबमिट करना पड़ता है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होना चाहिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. अब डिस्क्लोजर व्हेन डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड. अब ये जो डिस्क्लोजर्स है, डिस्क्लोजर्स व्हेन डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड. इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर और रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, द शेयर होल्डर मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अब ये डिस्क्लोजर देना है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड. तो अगर इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नया डायरेक्टर और रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, ठीक है, तो शेयर होल्डर मस्ट बी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले उसका रिज्यूम. अब अपॉइंटमेंट है तो रिज्यूम की तो बारे में बात होगी ना, उसका एक्सपर्टीज इन स्पेशल फंक्शन एरियाज, कंपनीज जहाँ पे होल्ड करता है डायरेक्टरशिप और मेंबरशिप ऑफ कमिटी. मेंबरशिप की बात करें तो अभी अपन ने 10 पढ़ा है और चेयरपर्सन में अपन ने 5 पढ़ा है, जिसमें भी ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी आती है. अब शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द कंपनी आइदर ओन और बेनिफिशियरी. तो शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द कंपनी इधर ओन और एज बेनिफिशियरी. तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग इधर ओन या और ऐसा बेनिफिशियरी अगर वो है तो. अब इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी ऑन वेब. अब इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी ऑन वेब, वेब पे भी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है कंपनी के बारे में. तो क्वार्टरली रिजल्ट एंड प्रेजेंटेशन मेड बाय कंपनी टू एनालिस्ट शैल बी पुट ऑन द कंपनीज वेबसाइट. तो क्वार्टरली रिजल्ट एंड प्रेजेंटेशन जो कंपनी देती है एनालिस्ट को, तो क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंटेशन, 1 सेकेंड, हाँ, तो क्वार्टरली रिजल्ट और प्रेजेंटेशन मेड बाय कंपनी टू एनालिस्ट वो पुट होना चाहिए कंपनी की वेबसाइट पर, और शैल बी सेंड इन सच फॉर्म सो एज टू इनेबल द स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच कंपनी इज लिस्टेड टू पुट इट ऑन इट्स ओन वेबसाइट. तो या तो ऐसे फॉर्म में सेंड होना चाहिए सो एज टू इनेबल स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच द कंपनी इज लिस्टेड, ताकि वो भी अपने वेबसाइट पे पुट कर सके. तो कंपनी की वेबसाइट पे तो रखनी है और एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपको स्टॉक एक्सचेंज को भेजना है ताकि वो अपने ओन वेबसाइट पे भी रख सके. अब आती बात CEO CFO के सर्टिफिकेशन की. अब आती है बात CEO और CFO सर्टिफिकेशन की. सो CEO इधर द MD और मैनेजर अपॉइंटेड अंडर कंपनीज एक्ट एंड द CFO जो होल टाइम फाइनेंस डायरेक्टर और अदर पर्सन डिस्चार्जिंग दिस फंक्शन ऑफ द कंपनी shall certify to the board that they have reviewed the financial statement and the cash flow statement. तो CEO और CFO का सर्टिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं. CEO या तो MD या मैनेजर हो अपॉइंटेड अंडर कंपनीज एक्ट, या CFO जो होल टाइम फाइनेंस डायरेक्टर है या अदर पर्सन जो डिस्चार्ज करा है फंक्शन को
उनको सर्टिफाई करना पड़ता है, सर्टिफाई टू बोर्ड दैट दे हैव रिव्यूड द financial statement and cash flow statement, and to the best of their knowledge and belief this statement are true, that they have reviewed the financial statement and cash flow statement, and to the best of their knowledge and belief this statement are true. The certification should be submitted to the board. बाकायदा जो सर्टिफिकेट है ये बोर्ड को सबमिट होता है एनुअली, बिफोर और एट द टाइम व्हेन द एनुअल अकाउंट आर प्रेजेंटेड टू द बोर्ड. तो जो सर्टिफिकेट है ये सबमिट होता है बोर्ड को एनुअली, बिफोर और एट द टाइम व्हेन द एनुअल अकाउंट आर प्रेजेंटेड टू द बोर्ड. ये जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है ये सबमिटेड टू द बोर्ड एनुअली, बिफोर और एट द टाइम व्हेन द एनुअल अकाउंट आर प्रेजेंटेड टू द बोर्ड. तो सबमिटेड होता टू द बोर्ड एनुअली, बिफोर और एट द टाइम व्हेन द एनुअल अकाउंट आर प्रेजेंटेड. एनुअल जब अकाउंट जब प्रेजेंट होते हैं बोर्ड को उसके पहले या एट द टाइम. ठीक है. अब अपॉइंटमेंट ऑफ CFO शैल बी अप्रूव बाय द ऑडिट कमिटी बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CFO बाय द मैनेजमेंट. जब अपॉइंटमेंट होता है CFO का तो ऑडिट कमेटी उसको अप्रूव करती है बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CFO बाय द मैनेजमेंट. तो इस तरीके से हमने CEO और CFO के सर्टिफिकेशन की बात करी, पर CEO CFO के सर्टिफिकेशन के साथ साथ हमने CFO का अपॉइंटमेंट, जिसकी बात इधर नहीं भी होती तो चलता, तो वो उसकी बात कर ली है कि इसको भी जो है ऑडिट कमेटी के थ्रू अप्रूव होता है बिफोर फाइनलाइजेशन. वही जो सर्टिफिकेट है ये शुड बी सबमिटेड टू द बोर्ड एनुअली, बिफोर और एट द टाइम व्हेन द एनुअल अकाउंट आर प्रेजेंटेड टू द बोर्ड. रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू मेंबर. अब रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू मेंबर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर जो रिपोर्ट है आइए मेंबर के ऊपर जा रही है. एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी शैल इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन. जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर एक सेपरेट सेक्शन इंक्लूड होता है ऑन अ रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर आता है बी ऑडिट कमेटी, सी रेम्यूनरेशन कमेटी, चौथा है स्टेक होल्डर ग्रीवियंस कमेटी, जनरल बॉडी मीटिंग ई, एफ में है हमारा डिस्क्लोजर. इस तरीके की चीज़ें हैं. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपोजिशन ऑफ एंड कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर. फॉर एग्जांपल कंपोजिशन एंड कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर. तो कंपोजिशन साथ ही साथ कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर. तो composition category of director, for example promoter, executive, non-executive, independent, non-independent, nominee, which institution represent as lender or an equity investor. तो nominee director which institution represent as lender or as equity investor. तो nominee director which institute represent as lender or as equity investor. तो ये nominee director आते हैं. फिर attendance of each director. अभी तो द composition की बात कर ली, composition and category of director. साथ ही साथ अटेंडेंस ऑफ ईच डायरेक्टर, हर डायरेक्टर का अटेंडेंस एट द बोर्ड मीटिंग एंड द लास्ट AGM. बोर्ड मीटिंग में साथ ही साथ लास्ट AGM में. तो ठीक है, अटेंडेंस ऑफ ईच डायरेक्टर एट द बोर्ड मीटिंग एंड द लास्ट AGM. नंबर ऑफ अदर बोर्ड और बोर्ड कमिटीज़. तो नंबर ऑफ अदर बोर्ड और बोर्ड कमिटीज़. फिर इन विच ही और शी इज़ अ मेंबर और चेयरपर्सन. तो हमने कंपोजिशन की बात करी जहाँ पे अटेंडेंस की बात करें ऑफ ईच डायरेक्टर जो बोर्ड मीटिंग में अटेंडेंस है और लास्ट AGM. थर्ड, नंबर ऑफ अदर बोर्ड एंड बोर्ड कमिटीज़ इन विच ही शी इज़ अ मेंबर और चेयरपर्सन. तो ठीक है, तो हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बताना पड़ता है कि नंबर ऑफ बोर्ड या बोर्ड कमिटीज़ जहाँ पे ये चेयरपर्सन है या मेंबर है. फिर जो है नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड, कितनी बोर्ड मीटिंग हेल्ड हुई और किस किस डेट पे हुई. तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताना पड़ता है. इनके कंपोजिशन, कैटेगरी, अटेंडेंस, ईच डायरेक्टर का हर एक मीटिंग में कितना है, कब मीटिंग हुई है, किस डेट पे मीटिंग हुई है, और अटेंडेंस ऑफ ईच डायरेक्टर एक तो बोर्ड मीटिंग में और एक लास्ट AGM में. और नंबर ऑफ अदर बोर्ड और बोर्ड कमिटीज़. तो नंबर ऑफ अदर बोर्ड और बोर्ड कमिटीज़ जहाँ पे डायरेक्टर जो है, नंबर ऑफ अदर बोर्ड और बोर्ड कमिटीज़ जहाँ पे ये जो है डायरेक्टर वो मेंबर भी है और चेयरपर्सन भी है. नंबर ऑफ बोर्ड कमिटीज़, 2 बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड एंड डेट ऑन विच इट इज़ हेल्ड. फिर ऑडिट कमेटी में डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस, कंपोजिशन, नेम ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन. तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस, कंपोजिशन, नेम ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन. तो कंपोजिशन, कितने मेंबर है, कौन चेयरपर्सन है, एंड मीटिंग्स कब होती है, अटेंडेंस के बारे में सब बता के रखा है. रेम्यूनरेशन कमेटी की बात करें तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वही टर्म ऑफ रेफरेंस, कंपोजिशन, मेंबर, चेयरपर्सन, अटेंडेंस. रेम्यूनरेशन कमेटी में अटेंडेंस क्या है,
रेम्यूनरेशन पॉलिसीज, डिटेल्स ऑफ रेम्यूनरेशन टू ऑल डायरेक्टर। तो रेम्यूनरेशन पॉलिसी बाकायदा डिटेल ऑफ रेम्यूनरेशन टू ऑल द डायरेक्टर, जो रेम्यूनरेशन आप पे करते हो सारे डायरेक्टर को, तो डिटेल्स ऑफ रेम्यूनरेशन टू ऑल द डायरेक्टर एज पर द फॉर्मेटेड मेन रिपोर्ट। शेयर होल्डर ग्रीवेंस कमेटी में यही है। नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेडिंग द कमेटी, तो नेम ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो उस कमेटी को हेड करता है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर का नाम, उसका डेजिग्नेशन। शेयर होल्डर कंप्लेंट कितनी रिसीव हुई है, कितनी कोई सॉल्व नहीं हुई है कंप्लेंट, और कितनी पेंडिंग है। तो नॉट सॉल्व टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ शेयर होल्डर, कितनी पेंडिंग है। फिर जनरल बॉडी मीटिंग में लोकेशन एंड टाइम एट विच लास्ट 3 AGM हेल्ड, तो किस लोकेशन पे ये लास्ट 3 AGM हेल्ड हुई है। वेयर एनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड इन प्रीवियस 3 AGM, तो लोकेशन एंड टाइम जहाँ पे लास्ट 3 AGM हुई है, ठीक है, लोकेशन एंड टाइम जहाँ पे लास्ट 3 AGM हुई है। वेयर एनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास इन प्रीवियस 3 AGM, क्या स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है प्रीवियस 3 AGM में। वेदर एनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास लास्ट ईयर थ्रू पोस्टल बैलेट, या स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है लास्ट ईयर में थ्रू पोस्टल बैलेट। डिटेल्स ऑफ वोटिंग पेपर पैटर्न, पर्सन हु कंडक्टेड द पोस्टल बैलेट एक्सरसाइज, किसने पोस्टल बैलेट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। वेदर एनी स्पेशल रिजोल्यूशन इज प्रपोज टू बी कंडक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट एंड प्रोसीजर फॉर पोस्टल बैलेट, तो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है लास्ट ईयर थ्रू पोस्टल बैलेट से, तो डिटेल ऑफ वोटिंग पेपर पैटर्न, पर्सन जिसने कंडक्ट किया है पोस्टल बैलेट, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है तो वो, ठीक है, और प्रोसीजर ऑफ पोस्टल बैलेट। रही बात आती है डिस्क्लोजर की, तो डिस्क्लोजर ऑन मटेरियली सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो डिस्क्लोजर ऑन मटेरियली सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दैट मे हैव पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एट लार्ज, तो जो मटेरियली सिग्निफिकेंट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है विद द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एट अ लार्ज, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है विद द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एट अ लार्ज, डिटेल्स ऑफ, तो ये हम डिस्क्लोजर देते हैं मटेरियली सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। और डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय कंपनी, पेनल्टी स्ट्रक्चर इम्पोज ऑन द कंपनी बाय स्टॉक एक्सचेंज, तो डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय द कंपनी, तो डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय द कंपनी, पेनल्टीज स्ट्रक्चर्स इम्पोज ऑन द कंपनी बाय स्टॉक एक्सचेंज से भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, तो कोई नॉन कंप्लायंसेस की डिटेल्स, पेनल्टीज जो इम्पोज करी है किसी भी अथॉरिटी ने लास्ट 3 ईयर, विसल ब्लोअर पॉलिसी, ये सब भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो मटेरियली सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो पोटेंशियली कन्फ्लिक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज ए लार्ज, डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ कंपनी, पेनल्टी स्ट्रक्चर्स, डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय द कंपनी, तो पेनल्टी स्ट्रक्चर जो भी है ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, और विसल ब्लोअर पॉलिसी, साथ ही साथ विसल ब्लोअर पॉलिसी भी। अब ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर की बात करें तो सेबी हैज़ प्रोवाइडेड मैनी डिस्क्लोजर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, सेबी ने प्रोवाइड करे हैं मैनी डिस्क्लोजर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सेबी ने वेरियस तरीके के डिस्क्लोजर की बातें करी है। एंड इंश्योर एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू मेंबर एंड पब्लिक, सब इंपॉर्टेंट मेजर आर, सेबी ने प्रोवाइड करे हैं मैनी डिस्क्लोजर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, एक ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए सेबी ने बहुत सारे डिस्क्लोजर करे हैं टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योर एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू मेंबर्स एंड पब्लिक। ओके, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर में सेबी ने प्रोवाइड करे मैनी डिस्क्लोजर टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योर एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू मेंबर एंड पब्लिक, सम इंपॉर्टेंट मेजर आर पब्लिकेशन ऑफ क्वार्टरली अनऑडिटेड रिपोर्ट विद सेगमेंट रिपोर्टिंग विद इन 1 मंथ, पब्लिकेशन करना क्वार्टरली अनऑडिटेड रिपोर्ट्स का विद सेगमेंट रिपोर्टिंग विद इन 1 मंथ, तो पब्लिकेशन करना क्वार्टरली अनऑडिटेड रिपोर्ट, तो क्वार्टरली अनऑडिटेड रिपोर्ट जो अनऑडिटेड है, तो क्वार्टरली अनऑडिटेड रिपोर्ट विद सेगमेंट रिपोर्टिंग विद इन 1 मंथ, क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यू बाय द ऑडिटर, डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट इन द कंपनी, डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सब इंपॉर्टेंट मेजर लेकर आए कि आपको पब्लिकेशन करना पड़ता है क्वार्टरली अनऑडिटेड रिपोर्ट विद सेगमेंट रिपोर्टिंग 1 महीने में, ठीक है, और विद इन 1 मंथ, मतलब कि क्वार्टरली अनऑडिटेड रिपोर्ट आपको 1 महीने में सबमिट करनी पड़ती है क्वार्टर ख़त्म होने के, और क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यू ऑडिटर को करना पड़ता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट इन द कंपनी वो आपको बताना पड़ता है, फिर डिस्क्लोजर इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो भी डिस्क्लोजर है तो वो आपको बताना पड़ता है, डिस्क्लोजर्स इन डायरेक्टर रिपोर्ट, आई मीन डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट आपको डिस्क्लोज करना है, डायरेक्टर रिपोर्ट में आपको जो है डिस्क्लोजर करना है। फिर सेबी गाइडलाइंस ऑन इवैल्यूएशन, तो कंपनी एक्ट 2013 एंड सेबी एलोडिया रेगुलेशन ने प्रोविजन बनाए रिलेटिंग टू बोर्ड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस,
तो बोर्ड इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस पे जो है प्रोविजंस बनाए हैं। तो ठीक है, तो बोर्ड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, रिलेटिंग टू बोर्ड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड इंडिविजुअल डायरेक्टर, ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस जो है प्रोविजन रिलेटिंग टू बोर्ड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, तो बोर्ड का इवैल्यूएशन, डायरेक्टर का इवैल्यूएशन एंड चेयरपर्सन, committee of board, especially nomination remuneration committee, various provision in this regard as covered by 134(3) of Companies Act require statement of annual evaluation by the board of its own performance and of committees. तो 134(3) में requires a statement of annual evaluation by the board. तो 134(3) में रिक्वायर करता है स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इवेल्यूएशन। ये इवेल्यूएशन जो है एनुअल इवेल्यूएशन बाय द बोर्ड ऑफ इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड ऑन कमिटी। 178(2) में नॉमिनेशन रेमुनेरेशन कमिटी जो है टू आइडेंटिफाई पर्सन टू बी डायरेक्टर, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है पर्सन टू बी डायरेक्टर। शेड्यूल 4 में परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो भी है। और सेबी एलओडीआर रेगुलेशन कवरिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू फंक्शंस ऑफ बोर्ड, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन कवरिंग प्रोविजंस, वो भी प्रोविजंस कवर करता है रिलेटिंग टू functions of board, performance evaluation of director, role of NRC and corporate governance report. तो function of board, performance evaluation of director, role of NRC and corporate governance report, ठीक है। तो function of board, performance evaluation of director, role of NRC, तो function of board, performance evaluation director का जो है performance evaluation, ठीक है। तो function of board, performance evaluation of director, रोल ऑफ नॉमिनेशन रेमुनेरेशन कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट। तो इस तरीके से जो है हमारा बेसिक्स वाला पोर्शन होता है ओवर। अब हम बात करते हैं कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़। लिस्टेड एंटिटीज़ की कॉमन ऑब्लिगेशंस क्या क्या है। अब बात आती है कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़। तो जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस। अब कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़ में रेगुलेशन 5 और 6 आता है। जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस, लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर डेट। अब जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस क्या है, लिस्टेड एंटिटी को इंश्योर करना पड़ता है डेट KMP डायरेक्टर, प्रमोटर और एनी अदर पर्सन डीलिंग विद द लिस्टेड एंटिटी कंप्लाई विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशन इफ एनी असाइन टू देम अंडर दिस रेगुलेशन। तो लिस्टेड एंटिटी को इंश्योर करना पड़ता है कि जो KMP है, डायरेक्टर है, प्रमोटर है, अदर पर्सन है जो डील करते हैं लिस्टेड एंटिटी से, वो कंप्लाई करे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस इफ़ एनी असाइन टू देम। तो डील करे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन जो उनको असाइन करी गई है, ठीक है। फिर बात आती है कंप्लायंस ऑफिसर एंड इट्स ऑब्लिगेशन। अब जनरल ऑब्लिगेशन तो ठीक है, एंड कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज ऑब्लिगेशन। A listed entity shall appoint qualified CS as the compliance officer. Compliance officer of the listed entity shall be responsible for ensuring conformity with the regulatory provisions. इनको इंश्योर करना पड़ता है conformity with the regulatory provisions applicable to the listed entity. तो listed entity पे जो regulatory provisions applicable है उसकी conformity करना है in letter and spirit manner. Second, coordination with and reporting to the board. तो coordination with and reporting to the board, recognized stock exchange and depositories with respect to compliance with rules, regulation and other directives of these authorities in manner as specified from time to time. तो coordination with इनका काम होता है एक तो conformity करना, एक तो coordination with and reporting to the board, बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करना, साथ ही साथ रिपोर्टिंग करना। मतलब कि बोर्ड और कंपनी के बीच में मीडियोकर है, बीच में एजेंट मान सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन विद and reporting to the board, recognized stock exchange and depositories with respect to काय के लिए coordination, काय के रिपोर्टिंग करना बोर्ड recognized stock exchange को with respect to compliance with rules, regulation, directives की rules and regulation directives का compliance कर रहे कि नहीं कर रहे। तो coordination करना and report करना, ठीक है। एक तो कंफर्मिटी करना और बाकायदा रिपोर्ट करना बोर्ड, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज को। अब इंश्योर करना कि करेक्ट प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड दैट वुड रिजल्ट इन करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट और रिपोर्ट फाइल बाय द लिस्टेड एंटिटी। जब ये इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट या रिपोर्ट जो है लिस्टेड एंटिटी को फाइल कर रहे, लिस्टेड एंटिटी फाइल कर रही है, फाइल बाय लिस्टेड एंटिटी अंडर दिस रेगुलेशन। तो इधर क्या बोला है कि इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट और रिपोर्ट जो है फाइल बाय द लिस्टेड एंटिटी, जो लिस्टेड एंटिटी फाइल कर रही है अंडर दिस रेगुलेशन, ठीक है। तो इंश्योर करना, कंप्लायंस ऑफिसर को इंश्योर करना पड़ता है कि करेक्ट प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड दैट वुड रिजल्ट इन
प्रॉपर करेक्ट प्रोसीजर रहेगी तो इससे क्या होगा, करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन करेक्ट रहेगी, ऑथेंटिक रहेगी और कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी। ठीक है, फिर अभी अपन ने बात करी, एक तो कन्फर्मिटी करना विद द रेगुलेटरी प्रोविजंस, कोऑर्डिनेट करना और रिपोर्ट करना बोर्ड को कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करेक्ट प्रोसीजर इंश्योर करना कि करेक्ट प्रोसीजर जो है पर्टिकुलर फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इंश्योर करना करेक्ट प्रोसीजर फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि इससे जो होगा कंप्लीटनेस, ऑथेंटिसिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, अब आती है बात हमारी मॉनिटरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन। तो मॉनिटर करना ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन एज डेसिग्नेटेड बाय द लिस्टेड एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग कंप्लेंट बाय द इन्वेस्टर। ठीक है, तो मॉनिटर करना ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन। अब शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिस्टेड एंटिटी का अपॉइंट करना पड़ता है शेयर ट्रांसफर एजेंट और मैनेज द शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस। तो शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करो या मैनेज करो शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी। अब लिस्ट ऑफ कॉमन ऑब्लिगेशन, ऐसा क्वेश्चन आया था। एंड कॉमन ऑब्लिगेशन से तो यही है कि जो हमने जनरल ऑब्लिगेशन पढ़ा कि इंश्योर करना पड़ता है कि सबके सब कंप्लायंस करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन का। कंप्लायंस ऑफिसर के रिस्पेक्ट में 4 चीज़ें थी और शेयर ट्रांसफर एजेंट का अपॉइंट करना पड़ता है, एक ये कॉमन ऑब्लिगेशन से। फिर आती है बात कंप्लायंसेस टू बी इंश्योर्ड अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। आती है बात कंप्लायंसेस टू बी इंश्योर्ड अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वार्टरली कंप्लायंस रिक्वायर्ड इन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, ये क्वार्टरली कंप्लायंसेस है। फिर अगर बात आती है तो दूसरी फिर ईयरली कंप्लायंसेस आती है रिक्वायर्ड इन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। तो क्वार्टरली कंप्लायंसेस है एंड ईयरली कंप्लायंसेस है रिक्वायर्ड इन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। ठीक है, तो क्वार्टरली कंप्लायंसेस और ईयरली कंप्लायंसेस हो गए। फिर उसके बाद इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग टू बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज एज पर द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन आपको देना पड़ता है। एंड देन इसके बाद ठीक है, इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर पॉइंट्स है एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर भी ओके, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, इन सब के ऊपर पॉइंट्स है, राइट। तो ट्राई क्या करते हैं इसको एक बार कवर करते हैं, इसको ख़त्म करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली कंप्लायंस, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। लिस्टेड एंटिटी शेल फाइल विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड एंटिटी को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना रहता है क्वार्टरली बेसिस पे विद इन द 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर एंड के 21 दिन में क्या करना पड़ता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट जो पेंडिंग है, बिगिनिंग में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी रिसीव हुई, कितनी डिस्पोज हुई और कितनी क्लोजिंग में अनरिजॉल्व है। सेकेंड, अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर। तो क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करनी पड़ती है। शेयर सबमिट कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर। तो लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये जो क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट है वो 15 डेज क्वार्टर क्लोज होने के 15 दिन के अंदर आपको फर्निश करनी पड़ती है। अब होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग। अब लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज अ स्टेटमेंट। लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को एक स्टेटमेंट। लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को। लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट क्या करेगी, स्टेटमेंट शोइंग होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। ये तो होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, क्या क्या सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, कि हर क्लास ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, तो शोइंग होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद इन द फॉलोइंग टाइमलाइंस। तो ये जो हम बता रहे हैं, लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को स्टेटमेंट शोइंग होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली हर क्लास ऑफ और ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। मेरे को लग रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, कि हर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज पे कितना परसेंट होल्डिंग है। तो स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। कब, एक तो एक दिन पहले, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज के एक दिन पहले, क्वार्टरली बेसिस में 21 दिन में, या 10 डेज में ऑफ विद इन
10 days ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। तो 10 days ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लिस्टेड एंटिटी रिजल्टिंग इन चेंज इन एक्सीडिंग 2% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। तो विद इन 10 days ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। अब कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग से अगर रिजल्ट हुआ है चेंज में एक्सीडिंग 2%, तो अगर जो चेंज हुआ है वो एक्सीडिंग 2% है, तो विद इन 10 days जो है आपको वो फर्निश करना पड़ता है। विद इन 10 days ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, तो विद इन 10 days ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लिस्टेड एंटिटी रिजल्टिंग इन अ चेंज एक्सीडिंग 2% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन की बात आती है। लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। अब इधर जो अपन ने पॉइंट पढ़ा था ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी से अगर चेंज हो रहा है एक्सीडिंग 2% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, वो जो 2% है वो टोटल पेड अप कैपिटल का निकलेगा। ठीक है, अगर से ज़्यादा का चेंज हो रहा है तो 10 दिन में आपको बताना है। अब स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस फॉर पब्लिक इशू, राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल इशू। काय के लिए? फॉर पब्लिक इशू, राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल इशू एक्सेट्रा। इंडिकेट डेविएशन इफ एनी इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट में या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट स्टेटेड थे उससे अगर डेविएशन हो रहा है, ठीक है, तो उससे अगर डेविएशन हो रहा है, ठीक है, तो इंडिकेटिंग डेविएशन इफ एनी टू द यूज ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। कभी ऑफर डॉक्यूमेंट या जो है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट स्टेट करे हो, क्योंकि पब्लिक इशू में तो ऐसे करना पड़ता है, पर राइट इशू प्रेफरेंशियल इशू में तो आप नोटिस देते हैं जनरल मीटिंग में, क्योंकि राइट इशू तो घर वालों को ही कर रहे हैं। तो जो या तो ऑफर डॉक्यूमेंट में जो ऑब्जेक्ट स्टेटेड है या तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट स्टेट हुआ होगा, तो उससे अगर डेविएट कर रहा है तो ऐसे केस में जो है आपको डेविएट कर रहा है तो आपको बाकायदा स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन फर्निश करना पड़ता है। डेविएट कर रहा है तो बाकायदा आपको स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन फर्निश करना पड़ता है। ठीक है, अब इंडिकेटिंग कैटेगरी वाइज वेरिएशन। ऊपर डेविएशन की बात करी, तो वेरिएशन की बात करें कैपिटल वाइज, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स, मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल एक्सेट्रा। तो जो प्रोजेक्टेड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया है या नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताया है, अगर वो प्रोजेक्टेड यूटिलाइजेशन से अगर डेविएट हो रहा है और प्रोजेक्टेड यूटिलाइजेशन के आसपास, मतलब एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो है आपका वो प्रोजेक्टेड यूटिलाइजेशन के साथ नहीं मैच कर रहा है, डिफरेंट हो रहा है, वेरिएट हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको यही बताना पड़ता है। सच स्टेटमेंट शैल कंटिन्यू टू बी गिवन टिल सच टाइम द इशू प्रोसीड्स हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज। जब तक वो जो इशू प्रोसीड्स है जब तक वो पूरे यूटिलाइज नहीं होते, सच स्टेटमेंट शुड बी कंटिन्यू टू बी गिव। जो स्टेटमेंट है शैल कंटिन्यू टू बी गिव टिल सच टाइम द इशू प्रोसीड्स हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज और द पर्पस फॉर विच दिस प्रोसीड वर रेज हैज़ बीन इशूड। तो जब तक ये इशू प्रोसीड यूटिलाइज नहीं हो जाते या तो पर्पस जिसके लिए इशू प्रोसीड्स जिस प्रोसीड रेज है जब तक वो पर्पस अचीव नहीं होता तब तक आपको एक चीज़ें बतानी पड़ेगी, एक तो डेविएशन और एक दूसरा वेरिएशन। ये जो बताना पड़ता है डेविएशन और वेरिएशन, ये क्वार्टरली बेसिस पे बताना पड़ता है। अब कब बताना पड़ता है ये नहीं बता के रखा है, बट हाँ क्वार्टरली बेसिस पे बताना पड़ता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल रिजल्ट। अब लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है एक तो क्वार्टरली और एक ईयर टू डेट। तो एक तो क्वार्टरली और एक ईयर टू डेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, ऐसे मैंने बताया, पर तो फिर ईयर टू डेट होता है 1 अप्रैल से सेकंड क्वार्टर का एंड। पहला क्वार्टर और ईयर टू डेट तो दोनों का सेम रहेगा, पर दूसरे क्वार्टर में दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट जाएगा साथ ही साथ ईयर टू डेट 1 अप्रैल से सेकंड क्वार्टर का एंड। तो क्वार्टरली और ईयर टू डेट जो स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है तो लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर एंड होने के 45 दिन में बताना पड़ता है, अदर देन द लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में मतलब हमको क्वार्टरली नहीं बताना पड़ता, तो ऐसे केस में क्वार्टरली नहीं बताना पड़ता, इधर तो 45 दिन में बताना पड़ता है। ईयरली कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड, अब ये ईयरली कंप्लायंसेस है, तो ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट है रेगुलेशन 33 का, ये फाइनेंशियल रिजल्ट इधर आता है रेगुलेशन 33 सब रेगुलेशन 3। तो लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्वार्टरली और ईयर टू डेट है, इधर क्या बोल रहे हैं एनुअल
ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट, ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये भी स्टैंड अलोन है, इधर क्वार्टरली है, इधर एनुअल, वो भी ऑडिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट साथ ही साथ, तो आपको एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक है, साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल ओनली व्हेन ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन है, तो रिजर्वेशन है, तो उस पर आपको बताना पड़ता है स्टेटमेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो है आपको ये बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे। ठीक है, यूँ तो 45 दिन है, तो इधर 60 दिन मान लो, क्योंकि ईयर एंड होने के 60 दिन में आपको बताना पड़ता है। एनुअल रिपोर्ट अभी आता है रेगुलेशन 34, लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट। लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को एंड पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट, तो लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को एंड पब्लिश करना पड़ता है वेबसाइट में भी, दोनों चीज़। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करा, साथ ही साथ वेबसाइट में पब्लिश करा, क्या कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट जो सेंड करे हैं हम शेयर होल्डर को अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द एजीएम। एनुअल रिपोर्ट तो ठीक है, अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ एजीएम, नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू द शेयर होल्डर। तो जो नोटिस है एजीएम का, या तो कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट जो हम सेंड करें उसके पहले भेज दो, बट इट शुड नॉट बी लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू इट्स शेयर होल्डर, इट शैल नॉट बी लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच। तो क्या बोल रहे हैं, कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट सेंड टू द शेयर होल्डर, हम शेयर होल्डर को सेंड कर रहे हैं अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ एजीएम, अलॉन्ग विथ, क्या बोल रहे हैं, अलॉन्ग विद द नोटिस, बट नॉट लेटर देन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच। डिस्पैच ऑफ नोटिस के बाद नहीं, ठीक है, उसके साथ भेज दो, अलॉन्ग विद भेज दो। ठीक है, अब इन द इवेंट ऑफ चेंजेस इन द एनुअल रिपोर्ट, तो रिवाइज कॉपी अलॉन्ग विद द डिटेल्स। ठीक है, 4 चीज़ें थी, 4 चीज़ों की जगह अब 6 चीज़ें हो गई है, तो रिवाइज कॉपी अलॉन्ग विद द डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द चेंजेस शैल बी सेंट नॉट लेटर देन 48 आवर्स आफ्टर द एजीएम। तो इन द इवेंट ऑफ चेंजेस इन द एनुअल रिपोर्ट, तो ये जो रिवाइज्ड कॉपी है अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ एन एक्सप्लेनेशन शैल बी सेंट नॉट लेटर देन 48 आवर्स आफ्टर एजीएम। अब एज अमेंडेड बाय सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल इन द एनुअल रिपोर्ट फाइल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड देयर आफ्टर। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, तो लिस्टेड एंटिटी को सेंड करना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट टू द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द एजीएम। अब एनुअल रिपोर्ट भी भेजनी पड़ती है टू द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द एजीएम, मतलब कि एजीएम के 21 दिन पहले, नॉट लेस देन। ठीक है, तो नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द एजीएम, तो एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एजीएम आपको भेजनी पड़ती है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर। इस तरीके से हमने ईयरली कंप्लायंस में पढ़ा फिनेंशियल रिजल्ट, तो आपको 60 दिन में करना पड़ता है। एनुअल रिपोर्ट को तो स्टॉक एक्सचेंज में वो वेबसाइट में ही बताना पड़ता है, तो एनुअल रिपोर्ट है बाकायदा वो स्टॉक एक्सचेंज में भी बताना पड़ता है और आपको वेबसाइट में भी बताना पड़ता है। ठीक है, तो जो स्टॉक एक्सचेंज जो वेबसाइट है आपको ये दोनों जगह इसको बताना पड़ता है। कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट, नोटिस ऑफ एजीएम, तो जो है नोटिस ऑफ एजीएम के बाद नहीं होनी जानी चाहिए, और चेंज हो रहा है तो रिवाइज कॉपी डिटेल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन वो सेंड होगा एटलीस्ट 48 आवर्स आफ्टर द एजीएम, तो एटलीस्ट 48 आवर्स आफ्टर द एजीएम इसको सेंड करेंगे। ठीक है, शेल नॉट बी, ठीक है, शेल नॉट बी सेंड नॉट लेटर देन 48 आवर्स, तो आप मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स में इसको सेंड कर दो। तो अगर शेल नॉट बी लेटर देन 48 आवर्स, ये 48 आवर्स से लेट नहीं होना चाहिए। फिर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग टू बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज, तो बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन है, एक तो होता है हमारा प्रायर इंटीमेशन और एक होता है दूसरा भी प्रायर इंटीमेशन है। तो ये अपन एक बार देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो लिस्टेड एंटिटी को प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इन एडी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल, जब ये फॉलोइंग प्रपोजल हो रहा है कि फिनेंशियल रिजल्ट, बायबैक, वॉलंटरी डीलिस्टिंग, फिनेंशियल रिजल्ट कंसिडर हो रहे हैं, बायबैक हो रहा है, तो ये बताना पड़ता है वॉलंटरी ही डीलिस्ट कर रहा है बाय द लिस्टेड एंटिटी, फंड रेज कर रहे हैं बाय वे ऑफ आईपीओ, राइट इशू, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, ठीक है, और एनी अदर मेथड जो भी है हम फंड रेज कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल इशू और एनी अदर मेथड एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस। तो अगर हम जो है फिनेंशियल रिजल्ट, तो फिनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल,
बायबैक है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग है लिस्टेड एंटिटी की फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, फंड रेज कर रहे हैं बाय वे ऑफ एफपीओ, राइट इशू, एडीआर, जीडीआर, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, क्यूआईपी, डेप्ट इशू, प्रेफरेंशियल इशू और एनी अदर मेथड एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस, डिक्लेरेशन करना है, रिकमेंडेशन करना ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग कन्वर्टिबल डिवेंचर और द डिवेंचर जो कैरी करता है राइट टू सब्सक्राइब द इक्विटी शेयर और पासिंग ओवर द डिविडेंड। तो डिक्लेयर करना, रिकमेंड करना डिविडेंड, इशू करना कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग कन्वर्टिबल डिवेंचर और डिवेंचर कैरी अ राइट टू सब्सक्राइब इक्विटी शेयर या डिवेंचर जिसके अंदर कैरी करता है राइट टू सब्सक्राइब इक्विटी शेयर। प्रपोजल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज वेदर सच प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एज अ पार्ट ऑफ एजेंडा पेपर। द प्रपोजल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज वेयर सच प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, जो प्रपोजल है इज कम्युनिकेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी एज अ पार्ट ऑफ एजेंडा पेपर। तो ऐसे केस में जो है आपको कब देना पड़ता है, 2 दिन पहले देना पड़ता है इंटीमेशन, 2 दिन इन एडवांस, एटलीस्ट 2 डेज इन 2 वर्किंग डेज इन एडवांस देना पड़ता है, एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग छोड़ के। पर क्लॉज ए में आपको 5 डेज इन एडवांस आपको देना पड़ता है। तो वही है कि मीटिंग ऑफ बोर्ड में फिनेंशियल रिजल्ट, बायबैक, डीलिस्टिंग, फंड रेज कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर रहे हैं या तो बोनस सिक्योरिटीज़, डिक्लेरेशन बोनस सिक्योरिटीज़, ठीक है। और ये सब हम कर रहे हैं तो हमको 2 वर्किंग डेज पहले बताना पड़ता है। पर हाँ, फिनेंशियल रिजल्ट वाले केस में हमको 5 वर्किंग डेज पहले बताना पड़ता है। प्रायर इंटीमेशन, लिस्टेड एंटिटी को शैल गिव इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, तो लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है। एट शैल गिव इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज बिफोर एनी फॉलोइंग प्रपोजल इज प्लेस बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 11 वर्किंग डेज पहले क्या, जब अल्ट्रेशन हो रहा है फॉर्म में, नेचर ऑफ एनी सिक्योरिटीज डेट आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, अगर फॉर्म में चेंज हो रहा है या ठीक है 99% की जगह 10% हो रहा है, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज़ में ही चेंज हो रहा है, डिवेंचर कन्वर्टिबल की जगह नॉन कन्वर्टिबल हो रहे हैं, 9% की जगह 10% हो रहा है, तो फॉर्म में चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज में डेटा लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और इन द राइट ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द होल्डर, तो ऐसे केस में 11 दिन पहले बताना पड़ता है। अब अल्ट्रेशन इन द डेट ऑन विच इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और बॉन्ड और रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ डिवेंचर और रिडेमेबल शेयर और डिवेंचर बॉन्ड शेयर बी पेबल। तो ठीक है, तो अल्ट्रेशन तो क्या बोला है कि अल्ट्रेशन इन द डेट ऑन विच द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर बॉन्ड और द रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल शेयर डिवेंचर बॉन्ड शेयर बी पेबल। तो ये अपन ने बात कर ली कि अल्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ और अल्ट्रेशन इन द फॉर्म और नेचर ऑफ एनी ऑफ इट सिक्योरिटी डेटा लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो अल्ट्रेशन कर रहे हैं फॉर्म में या नेचर ऑफ सिक्योरिटीज़ में जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, या एनी राइट ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द होल्डर, ठीक है, और या तो राइट पे चेंजेस कर रहे हैं तो राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ द होल्डर। एंड अल्ट्रेशन इन द डेट, अल्ट्रेशन डेट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, द अल्ट्रेशन इन द डेट ऑन विच द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर और बॉन्ड और द रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ रिडीमेबल शेयर और डिवेंचर और बॉन्ड शेयर बी पेबल। अब ये हो गया हमारा अल्ट्रेशन, तो हमको 11 दिन पहले बताना पड़ता है। देन रिकॉर्ड डेट एंड डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रांसफर बुक्स। ओके, सो ये अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जस्ट ओवर होने वाला है, देन इसके बाद हम स्टॉप करते हैं। एंड एक पर्टिकुलर पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 हमारा फिर ऐसा करके अपलोड हो जाएगा। देन जो पर्टिकुलर पार्ट 2 है वो उसमें जो है जो LODR रेगुलेशन का जो बचा हुआ पोर्शन है, साथ ही साथ उसको ऑडिट कमेटी से लिंक करते हुए हम पढ़ लेंगे। तो रिकॉर्ड डेट और डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांसफर बुक, तो लिस्टेड एंटिटी को इंटीमेट करना पड़ता है रिकॉर्ड डेट टू ऑल स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट इज़ लिस्टेड, जो जहाँ भी ये लिस्टेड है वहाँ पे इसको इंटीमेट करना पड़ता है, रिकॉर्ड डेट जो इंटीमेट करना पड़ता है फॉर द फॉलोइंग पर्पस, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है, राइट इशू, आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, इशू ऑफ शेयर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर, शेयर अराइजिंग आउट ऑफ द राइट अटैच टू डिवेंचर, तो आप बोनस डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, राइट और बोनस शेयर इशू कर रहे हो, राइट इशू ऑफ शेयर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर, शेयर इशू कर रहे हो फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर और एनी अदर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, या शेयर अराइज ऑफ द राइट अटैच टू डिवेंचर, तो आप शेयर इशू कर रहे हो फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर या शेयर अराइज ऑफ द राइट अटैच टू डिवेंचर, जो राइट है डिवेंचर के साथ अटैच,
तो शेयर अराइज कर रहे हो आउट ऑफ राइट अटैच टू डिवेंचर या कॉर्पोरेट एक्शन लाइक मर्जर, डीमर्जर, स्प्लिट एंड बोनस शेयर वेयर स्टॉक डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल ऑन द स्टॉक ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो कॉर्पोरेट एक्शन लाइक मर्जर, डीमर्जर, स्प्लिट एंड बोनस शेयर वेयर स्टॉक डेरिवेटिव अवेलेबल है ऑन द स्टॉक ऑफ लिस्टेड एंटिटी और वेयर लिस्टेड एंटिटी स्टॉक आर पार्ट ऑफ इंडेक्स ऑन विच डेरिवेटिव आर अवेलेबल। तो कॉर्पोरेट एक्शन लाइक मर्जर, डीमर्जर, स्प्लिट एंड बोनस शेयर जहाँ पे स्टॉक डेरिवेटिव अवेलेबल है इन द स्टॉक ऑफ लिस्टेड एंटिटी और वेयर लिस्टेड एंटिटीज स्टॉक फॉर्म पार्ट ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एक्शन मर्जर, डीमर्जर, स्प्लिट एंड बोनस शेयर वेयर स्टॉक डेरिवेटिव अवेलेबल है ऑन द स्टॉक ऑफ लिस्टेड एंटिटी और वेयर लिस्टेड एंटिटीज स्टॉक फॉर्म पार्ट ऑफ इंडेक्स ऑन विच डेरिवेटिव आर अवेलेबल। और सच अदर पर्पज इसमें भी स्पेसिफाइड टू इंटीमेशन करना पड़ता है रिकॉर्ड डेट को, स्पेसिफाई द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड डेट और बताना भी पड़ता है द पर्पज ऑफ द रिकॉर्ड डेट क्या है हमारा, टू बी गिवन इन एडवांस एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज। तो आपको 7 वर्किंग डेज पहले बताना पड़ता है। इन केस ऑफ राइट इशू तो लिस्टेड एंटिटी को नोटिस देना पड़ता है एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज पहले। तो इस तरीके से जो है हमारा रिकॉर्ड डेट एंड डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रांसफ़र बुक्स ये भी हमने पढ़ लिया। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में यही है कि लिस्ट द क्वार्टरली कंप्लायंसेस ऑफ लिस्टेड एंटिटी अंडर सेबी। तो हमने क्वार्टरली कंप्लायंसेस में देखा ही था। फिनेंशियल रिजल्ट हमने पढ़ा, हमने स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन पढ़ा जो हमको 5 दिन पहले बताना पड़ता है शायद तक। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, हाँ स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन में इधर कुछ भी नहीं बोल के रखा है। एंड फिनेंशियल रिजल्ट हमने पढ़ा था जो 45 दिन में हमको बताना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन हमने पढ़ा जहाँ पे डेविएशन एंड वेरिएशन बताना पड़ता है और वो भी क्वार्टरली है। और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो 21 दिन में है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट है मतलब कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो 15 दिन में बतानी पड़ती है। कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो हमको 15 दिन में बतानी पड़ती है। और साथ ही साथ होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग तो हमको सबमिट करना पड़ता है। एक तो क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे वो 15 दिन में बतानी पड़ती है और होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ कि इसको स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। शेयर सबमिट स्टॉक एक्सचेंज स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली। तो सिक्योरिटीज़ और शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द फॉर्मेट जो स्पेसिफाई है बोर्ड में। ठीक है, और ये आपको कब बताना पड़ता है, ये जो है होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है हर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ का हमको ये जो है 1 डे प्रायर, एक तो 1 डे प्रायर बताना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस में 21 दिन में बताना पड़ता है। और कैपिटल रिस्ट्रक्चर में अगर रिजल्टिंग इन चेंज अगर एक्सीडिंग 2% है तो विद इन 10 डेज सबको ये बताना पड़ता है। सो इस तरीके से हमारा ये जो है कंप्लायंस टू बी इंश्योर अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन ओवर होता है। एंड साथ ही साथ जो है बचाव पोर्शन जो है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, ठीक है, जिसके अंदर छोटा सा ही पार्ट है बट उसमें मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी ये सब बोल के रखा है। तो इसके साथ हम जो है ये क्वेश्चंस देखने के बाद हम जो है इसमें अगर बात करके रखी होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, हाँ सॉरी इधर ऑडिट कमेटी की बात करके रखी है, इधर भी कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी की बात करके रखी, तो हम ट्राई करेंगे कि वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पोर्शन है वो उधर ऑडिट कमेटी से मैच हो जाए, तो इससे हमको भी ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझने में। तो इसमें सारी कमेटी, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी सभी कवर है। इस तरीके से हमारा जो बेसिक्स वाला पोर्शन एंड जो कंप्लायंस वाले जो ऑब्लिगेशन है वो ओवर होते हैं। होप सो आपको ये वीडियो कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा, कुछ हद तक आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।